चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज पुनः आधुनिक इतिहास की दूसरी क्लास। ठीक है जी। तो आप मुझे बताएंगे जी, मैंने कल क्या क्या बताया था आपको। बताइए जी, सबसे पहले भारत आने वाली यूरोपीय शक्तियों में कौन थी जी? कौन सी थी जी? पुर्तगाली। और दूसरी शक्ति डच। तीसरी, चौथी और पांचवी कौन सी है जी? फ्रांसीसी। ठीक है जी। इनमें से कौन सी ऐसी शक्ति है जो सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई है? कौन सी है जी? तो जी ये शक्ति जो है ये सबसे पहले आ जाती है और सबसे लास्ट में 1961 में भारत से जाती है। ठीक है जी। बताइए जी, सबसे पहली बार भारत आने वाले व्यक्ति का नाम क्या नाम था जी? कब आए थे जी? हाँ जी, ये जो डेट है 14 मई 1498। ठीक है जी। उससे पहले एक व्यक्ति आए थे जी, क्या नाम था जी उनका? जी नहीं जी, जो व्यक्ति जो व्यक्ति केवल उत्तमाशा अंतरीप तक आए थे उनका नाम क्या नाम था? बार्थोलोमियो डियास। कुछ नहीं पता है जी। केवल वास्को डिगामा का नाम याद किया है आप लोगों ने और किसी का नाम याद नहीं किया है। ठीक है जी। ये तो वास्को डिगामा था जी। ठीक है जी। वास्को डी गामा। ठीक है जी। ये ग है जी। ठीक है जी। उसके बाद उससे पहले 1400 कब था जी? 1487 में कहां पर आए थे जी? कहां पर? हाँ जी, केप ऑफ गुड होप। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तमाशा अंतरीप। ठीक है जी। कहां पर है जी ये? कहां पर है जी? और अफ्रीका में भी, दक्षिण अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है जी। मैंने कहा था कि इसको याद रखेगा, ये एग्जाम में आया हुआ है आपके कि ये साउथ अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है जी। कौन से अंतरीप का है? ठीक है। बताइए जी, जब वास्को डिगामा भारत आए थे तो किस व्यक्ति की सहायता से वो गुजरात पर पहुंचे थे? क्या नाम था जी? अब्दुल मजीद की सहायता से पहुंचे थे। गुजरात के व्यापारी हुआ करते थे अब्दुल मजीद साहब। ठीक है जी। तो वो वहां से अफ्रीका से होते हुए उनको लेके गए यहां से कि जी आइए मैं आपको भारत दिखाता हूं। ठीक है जी। और साथ ही साथ मुझे बताइए कितने गुना मुनाफा कमाया था? 60 गुना मुनाफा कमाया था। ठीक है जी। उसके अलावा आप मुझे बताइए कि किस व्यक्ति ने स्वागत किया है उनका? किसने किया था जी? हाँ जी, जमोरिन ने किया था जी। हिंदू शासक हैं ये एक। हाँ जी, हिंदू शासक हैं जो पुर्तगाल के व्यक्ति वास्को डिगामा का स्वागत करते हैं। कहां पर करते हैं जी? केरल के कालीकट तट पर। और बंदरगाह का नाम बताइए जी मुझे। कप्पक डाब। ठीक है जी। याद रखिएगा, पेपर में अभी तक केवल केरल और कालीकट ही आए हैं। लेकिन अगर आप बात करें क्या कहते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम की, तो उसमें ये कप्पक डाबू आ चुका है। ठीक है जी। तो भविष्य में आपके एग्जाम में यही आएगा। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, ये वाला तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है। कालीकट, वो पूछता है कि कालीकट कहां पर स्थित है। ठीक है, कहां पर है? केरल में स्थित है। ठीक है जी। और इसके अलावा हमने बताया होगा कि पुर्तगालियों ने 3 व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की थी। कितनी? 3 व्यापारिक केंद्र बनाए थे। कहां कहां पर बनाए थे जी? कोचीन कब बनाया था जी? कन्नूर कब बनाया था जी? और गोवा? हाँ जी, गोवा 1510 में बनाया था। ठीक है जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये सभी याद कर लिए होंगे। कर लिए हैं नहीं? ठीक है जी। स्टार्टिंग से ही पढ़ के चलेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग रिवाइज करते रहें। नोट्स बना लिया आप लोगों ने? स्टार्ट कर दिया या केवल रफ में ही लिखना है सब कुछ? हाँ जी, ये रफ में ही लिखते हैं बस, सीधा डायरेक्ट फेयर में? और क्या लिखते हैं जी? हाँ जी। ठीक है जी। आप मुझे बताइए दूसरा व्यक्ति कौन था जो भारत आया था?
पेड्रो, हाँ जी, कैब्राल था। ये वो व्यक्ति है जो दूसरी बार, मतलब कि पुर्तगालियों में दूसरी बार भारत आया है। ठीक है जी। आप मुझे बताइए, जो वास्को डी गामा है दोबारा कब आए थे जी? 1502 में आए थे जी। ठीक है जी। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा जो थे दोबारा भारत कब आए थे। ठीक है जी। अब हम आगे की बात करते हैं चीजों की। ठीक है जी। जैसे कि मैंने कहा था कि जब पुर्तगाली यहां पर आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, यहां पर कंपनियों की स्थापना करनी शुरू करते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर जो कंपनियां जो मैंने आपको बताई, व्यापारिक केंद्र, ठीक है जी, व्यापारिक केंद्र का मतलब है यहां पर काठ गोदाम, मतलब कि गोदाम बना देना। क्या बना देना? ये गोदाम है एक्चुअल में। ठीक है। जैसे आपने वेयर हाउस का नाम सुना है कि एक गोदाम बना दिया है बहुत बड़ा, और उसी में बहुत सारी चीजों को रखा जा रहा है। ठीक है जी। तो ये लोग क्या करते थे, ये कहीं पर नदी के किनारे, समुद्र के किनारे कोई जगह को किलेबंदी करा लेते थे, और उसी किलेबंदी में यहां पर आपके वेयर हाउस बना लेते थे, और रहने का अपना स्थान बना लेते थे इस तरीके से। ठीक है जी। ये वेयर हाउस बना दिए, यहां पर सामान रखा गया है। तो जो सामान इन्होंने भारत के अंदर के राज्यों से जो ये खरीदते थे, ठीक है जी, जो ये व्यापार करते थे जिनका, वहां से लाते थे, और समुद्र के तट पर ही कोई व्यापारिक केंद्र बना देते थे, वहां पर इकट्ठा कर लेते थे, और वहां से जहाज पर ले जाना आसानी हो जाती थी थोड़ी। ठीक है जी। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए व्यापारिक केंद्र का मतलब क्या है, तो आप क्या बताएंगे? गोदाम होते थे जिनमें जो सामान जिनका व्यापार किया जाता था उनको रखा जाता था। तो आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा छोटा सा, व्यापारिक केंद्रों को। ठीक है, लिखिए जी, व्यापारिक केंद्र, ब्रैकेट में करिएगा गोदाम। यूरोपियों ने कई व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। कई व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की जिनमें भारत के क्षेत्रों से खरीदे गए सामान को संरक्षित करके रखा जाता था। संरक्षित करके रखा जाता था ताकि इन सामानों को इन सामानों को जहाजी बेड़ों तक पहुंचाने में आसानी रहे। ताकि इन सामानों को जहाजी बेड़े, जहाजी बेड़े मतलब समुद्री जहाज जो होते हैं ना, जहाजी बेड़ों तक पहुंचाना आसान रहे। ये केंद्र मुख्यतः समुद्र या किसी नदी के किनारे बने होते थे। ये केंद्र मुख्यतः समुद्र या किसी नदी के किनारे बने होते थे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं और कुछ चीजों की, अन्य चीजों की। ठीक है जी। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब पुर्तगाली लोगों ने यहां पर आना शुरू किया, तो यहां पर इनको जब इन्होंने व्यापारिक केंद्र 1503 में, मैंने आपको बताया कि कोचीन का व्यापारिक केंद्र बना दिया। ठीक है जी। फिर 1505 में इन्होंने कन्नूर का बना दिया। तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए, उसके प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए इन्होंने पहली बार एक वायसराय भेजा यहां पर। ठीक है जी। जिसका नाम किसी को पता है? प्रथम वायसराय कौन थे? जी वॉरेन हेस्टिंग। ये तो ब्रिटिश लोग हैं।
ठीक है जी। तो प्रथम वायसराय जो हैं उनका नाम है फ्रांसिस डी अल्मेडा। क्या नाम है? हाँ जी, फ्रांसिस डी अल्मेडा। और ये व्यक्ति 1505 से लेकर 1509 तक वायसराय रहा है जी। क्या रहा है? वायसराय रहा है। ठीक है जी। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है जी, कौन था जी? फ्रांसिस डी अल्मेडा। तो लिख लीजिएगा, इसको लिखिएगा जी पहले। आपको समझ में तो आ रहा है ना कि क्यों बनाया, क्यों वायसराय बनाया गया है इसको? क्योंकि अब व्यापार जो है वो बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो बड़े स्तर पर चीजों को जब किया जाता है तो वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी संभालना होता है। ठीक है जी। इसलिए एक व्यक्ति भेजा गया पुर्तगाल से। तो लिख लीजिएगा इसमें, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। फ्रांसिस डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर ठीक है जी, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। ठीक है जी। ये व्यक्ति ने सबसे पहले आकर ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई जी। कौन सी जी? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको बोलते हैं शांत जल की नीति। कौन सी बोलते हैं जी? शांत जल की नीति। किसने चलाई थी? इनका इस नीति को चलाने का उद्देश्य यह था कि समुद्र में जो व्यापार होता है वो शांति से होता रहे। ठीक है जी। तो इसीलिए इन्होंने कौन सी पॉलिसी चलाई है? ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं जी। ठीक है जी। तो लिख लीजिएगा, अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई या शांत जल की नीति चलाई, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। जिसका उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना। ठीक है जी। जब फ्रांसीसी डी अल्मेडा थे तो एक युद्ध होता है चोल के समीप। ठीक है जी। और युद्ध होता है, अच्छा खासा युद्ध, खतरनाक कहते हैं जिसको। 1508 में ये युद्ध हुआ जी। ठीक है जी। इसमें एक और थे पुर्तगाली लोग। ठीक है जी। कौन है? पुर्तगाली लोग हैं। और दूसरी ओर जो हैं वो हैं गुजरात के लोग, गुजराती, मिस्र के लोग और तुर्की के लोग, मतलब तुर्क देशी के। ठीक है जी। ये सभी लोग शामिल थे। और परिणाम ये होता है कि फ्रांसिस डी अल्मेडा इस युद्ध में हार जाता है जी, 1508 में। ठीक है जी। तो अंतिम रूप से परिणाम ये हुआ कि पुर्तगाली पराजित हुए। ठीक है जी। ऐसे ही लिख लीजिए, पेपर में ऐसे ही आया हुआ है सेम। ठीक है जी। पूछेगा कि चोल के समीप जो युद्ध हुआ है, चोल के समीप युद्ध लिख लीजिएगा इसको जरूर। ठीक है जी। या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, चोल के समीप युद्ध, यहां पे लिख लीजिए। ठीक है जी। तो पुर्तगाली एक और दूसरी ओर गुजरात है, मिस्र है और तुर्की के लोग हैं। ठीक है जी। इन तीनों ने मिलकर, देखो जी ये युद्ध क्यों हुआ है, आपने कभी सोचा? जैसे ही मैंने आपको कहा था कि कल अरब सागर में पुर्तगाली लोग जब आए तो इन्होंने गुजरातियों के ही जहाज पकड़, अरब लोगों के जहाज पकड़कर किसको गिफ्ट कर दिए थे? जमोरिन को गिफ्ट कर दिया था। तो इनको यह लगने लगा, जो ये लोग थे, मतलब गुजरात के लोग थे, मिस्र और तुर्की के लोग, अरब सागर में यही लोग व्यापार करते थे पहले। ठीक है जी। अब एक नई शक्ति आ गई, पुर्तगाली। अब कोई नई शक्ति आती तो दूसरों के अधिकारों का हनन तो होता ही है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही एक अधिकार जमा रखा है सारे व्यापार पर। अब ये लोग आए,
इन लोगों की जो नौसेना शक्ति है वो अच्छी है, बेहतर है उन लोगों से, तो ये लोग उनको मात दे देंगे व्यापार में, ठीक है जी। और ये लोग क्योंकि इस व्यापार के जरिए यूरोप तक सामान पहुंचा रहे हैं तो मुनाफा ज्यादा कमाएंगे, ठीक है जी। तो ये लोग इनसे क्या हो जाएंगे, घृणा करने लगेंगे, ठीक है, द्वेष की भावना आ जाएगी, तो इसीलिए युद्ध होगा और इनको हरा भी देंगे। लेकिन ब्लू वाटर पॉलिसी इसलिए चलाई जा रही थी क्योंकि शांत रहे मामला, ब्लू वाटर पॉलिसी किसी काम की नहीं रहती, ठीक है जी। युद्ध में ही पता लग जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो चलाई गई थी शांतिपूर्वक व्यापार करने के लिए, कोई परिणाम नहीं निकले हैं, ठीक है जी। उसी के बाद, इसके बाद एक नए वायसराय भेजे जाते हैं जिनका नाम है अल्बुकर्क। क्या नाम है जी, अल्बुकर्क। तो जी नए वायसराय भेजेंगे जी, क्या कह रहे हैं, इनका नाम है अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है जी। क्या नाम है नाम ये पुर्तगाल के नाम है जी, अल्फांसो डी, जी सीधे ही हैं जी, 1509 से लेकर 1515 तक, ठीक है जी। तो ये जो वायसराय हैं, दूसरे वायसराय, पुर्तगाल के दूसरे वायसराय कब से कब तक हैं, 1509 से लेकर 1515 तक के, ठीक है जी, दूसरे वायसराय। और जी इसके बारे में एक बात और याद रखिएगा, इन्हीं को ही, दूसरे वायसराय तो हैं ही, ठीक है जी। अगर आपसे पूछेगा कोई कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क ही है, ठीक है जी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, ठीक है जी। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और इसका कारण सिर्फ यह है कि इसी व्यक्ति ने पुर्तगालियों को अच्छी तरीके से नींव रखने का मौका दिया है, ठीक है जी, पुर्तगाल का भारत में, ठीक है। तो सबसे पहली बार इसी ने 1509 में ही, कब जी, 1509 में कोचीन को, मैंने कोचीन लिखाया था ना, कि कोचीन को 1503 में क्या बना दिया था, व्यापारिक केंद्र बनाया था। तो इस व्यक्ति ने 1509 में कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया। क्या बना दिया, पुर्तगालियों का मुख्यालय, हेडक्वार्टर बना दिया जी, यहीं से काम संचालित होगा अब जा, ठीक है जी। तो कोई व्यक्ति ऐसे डिसीजन लेगा अब, ठीक है जी, ये व्यक्ति जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, ये ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे पुर्तगालियों की जो अच्छी स्थितियां हैं वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इससे पहले केवल ये व्यापार पर फोकस कर रहे हैं, अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। जी और जी होता यह है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये देखिए जरा, लिखानी जी, कोई नहीं जी, लिखवा देंगे जी उसको भी, ठीक है जी। तो जी जैसे कि मैंने कहा कि कोचीन को इन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया, ठीक है जी, ये केरल का क्षेत्र है पूरा, तो हमने कोचीन को मुख्यालय बनाया, गोवा यहां पर है जी, ठीक है जी। अब होगा क्या, यहां पर जो शासक हैं वो हैं बीजापुर के शासक। कौन से शासक हैं जी, बीजापुर के, इनका नाम है आदिल शाही यूसुफ। क्या नाम है जी, आदिल शाही यूसुफ।
आदिल शाही यूसुफ से ये बीजा को छीन, इसे जो बीजापुर का एक क्षेत्र है गोवा, उसको छीन लेते हैं। किसको छीन लेते हैं? गोवा को। कब छीन रहे हैं जी? 1509 में तो इन्होंने मुख्यालय बनाया। अगले ही वर्ष गोवा को इन्होंने वहां के जो शासक थे बीजापुर के, उससे छीन लेते हैं गोवा को, और यहीं से ही गोवा को ये आगे चलकर अपनी मुख्यालय घोषित कर देंगे बाद में जाके। ठीक है जी, तो लिखिएगा 1510 में, 10 में बीजापुर के शासक आदिल शाही यूसुफ से गोवा को छीन लेते हैं। गोवा क्षेत्र है, कभी आप सोचें कुछ, गोवा को छीन लेते हैं जी। एक स्टेट ले लिया पूरा जी। हाँ जी, ठीक है जी। इस व्यक्ति का नाम आपके पेपर में आ चुका है जी ये, ठीक है जी। गोवा को जब छीना गया था तो बीजापुर के शासक कौन होते थे जी? जी बताइए, कोई डाउट आपका? इसको भी बना लीजिएगा जी, ठीक है जी। यहां पर बीजापुर की शासक हैं, ठीक है जी। उस वक्त कहा, ये देखो जी, मैं आपको बता दूं, ये बीजापुर जो क्षेत्र है, ये एक्चुअल में विजयनगर साम्राज्य जब टूटता है तो वो 5 भागों में टूटता है, ठीक है जी। गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, बीदर, और कितने बताए जी मैंने? 4 जी। एक क्षेत्र और है, ठीक है जी। तो इन 4-5 में टूटता है, और उसके बाद यहाँ के स्वतंत्र शासक घोषित हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब किसी राज्य का कोई जो राजा होता है, मेन राजा, जब वो मर जाता है तो उसके जो क्षेत्र होते हैं, जो सामंत होते हैं, वो उसको अपना स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर देते हैं, ठीक है जी। सामंत का तो समझते हैं मतलब आप? सामंत का मतलब समझते हैं आप? देखो जी, सामंत का काम क्या होता है, मान लीजिए कि ये पूरा क्षेत्र है उत्तर भारत का, ठीक है जी, उत्तर भारत का क्षेत्र है, और यहां पर दिल्ली दिल्ली में, यहां मान लीजिए दिल्ली में सत्ता है, ठीक है जी, मुगल वंश की सत्ता है, ठीक है जी। और इन्होंने इस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है जी। अब ऐसा तो है नहीं कि राजा सभी का राजस्व इकट्ठा करेगा, तो राजा क्या करता है, इन क्षेत्रों को कई भागों में बांट देता है जी, ठीक है जी। ऐसे बांट दिया जी, ठीक है जी। ये बना दिया 1 2 3 4 ऐसे करके, और यहां पर सभी के एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाएगा इस क्षेत्र का इकट्ठा करने के लिए, कर इकट्ठा करने के लिए, राजस्व इकट्ठा करने के लिए, ठीक है जी। उसी को कहा जाता है सामंत। क्या कहा जाता है जी? सामंत, ठीक है जी। तो इस सामंत का काम यह है कि यहां से जो कर सरकार ने लगाया है, जो राजा ने जो कर लगाया है, उसको इकट्ठा करके मुगल दरबार में भेजना, ठीक है जी। कोई भी हो सकता है, मुगल हो, मराठा हो, या फिर मैसूर के राजा हो, कोई भी सत्ता हो सकती है, वो सब इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब क्या होगा, जब ये व्यक्ति मर जाएगा, तो क्या यह व्यक्ति यहां तक नियंत्रण रख पाएगा उस पर? उसके बाद जो उत्तराधिकारी होंगे, मान लीजिए अगर उसका उत्तराधिकारी एक कमजोर व्यक्ति है, मतलब उसकी प्रशासनिक नीतियां, शासक नीतियां वह अच्छी नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति इन दूर के क्षेत्रों पर नियंत्रण रख पाएगा? तो ये व्यक्ति जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। क्या घोषित कर देंगे? स्वतंत्र घोषित कर देंगे, वो एक नए राज्य का निर्माण कर देंगे, ठीक है जी। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, फिर हम मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं, तो औरंगजेब के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उसके उत्तराधिकारी जो होते हैं वो इतने सक्षम नहीं होते कि राज्य को चला पाए, पूरे राज्य को। तो फिर अवध का निर्माण होगा, अवध क्षेत्र का, बंगाल का निर्माण होगा, ठीक है जी। मराठाओं की शक्ति उभर कर आएगी, मैसूर के राज्यों की शक्ति उभर कर आएगी, हैदराबाद, कर्नाटक, ठीक है जी। ये जो राज्य हैं ये नए राज्य उभर कर आएंगे। इसलिए जब हमने सिलेबस लिखाया था आपको, तो मैंने कहा था आपको कि जब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी, उसके जो उत्तराधिकारी होंगे वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे चीजों को,
तो वहां के जो सामंत है, जिन लोगों को नियुक्त किया गया है, वो एक नया राज्य का निर्माण करेंगे। और इसीलिए वो जो टॉपिक है ना, नया नए राज्यों का उदय, वो इसीलिए बना है आपका। ठीक है जी। सत्ता कमजोर होती है तो फिर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। तो हमने 1510। और जी हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अल्बुकर्क के बारे में, इसी व्यक्ति ने, वास्तविक संस्था का संस्थापक इसलिए भी कहा जाता है पुर्तगाल की सत्ता का, क्योंकि इसी व्यक्ति ने पुर्तगालियों को भारत में बसने के लिए, भारत में बसने के लिए कहा। बसने और यहां की महिलाओं से शादी करने की बात कही थी जी। ठीक है जी। और महिलाओं से शादी करना, क्योंकि ये लोग शादी करेंगे तभी तो यहां पर बस पाएंगे। क्योंकि नहीं तो होता क्या था, जो यहां पर कोई अधिकारी आता था वो घर की ओर ही भागता था कि जी मेरे बीवी बच्चे तो वहीं पर हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा जी आपके बीवी बच्चे यहीं हैं, शादी कर लीजिए यहीं, और यहीं पर रहिए, आपको यहीं का क्षेत्र दे दिया जाएगा थोड़ा बहुत रहने के लिए। व्यापारिक केंद्र तो बनाए जाते थे, उन्हीं में से एक क्या कहते हैं क्वार्टर अलॉट कर दिया जाता था, उसी में रहिए। ठीक है। तो ये लोग जो है लिख लीजिएगा, पुर्तगालियों को भारत में बसने और भारत की महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है जी। और वैसे तो मैं आपको बताऊं, अल्बुकर्क इतने ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे कि इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय, किसका नाम है जी, कृष्णदेवराय से मिलकर भटकल में एक किले का निर्माण करवाया था। हाँ जी, एक पॉइंट और लिख लीजिए, अल्बुकर्क ने विजयनगर साम्राज्य के शासक, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय से मिलकर, कृष्ण देवराय, ठीक है जी, कृष्णदेवराय से मिलकर भटकल में, भटकल भटकल क्षेत्र है, ठीक है जी, भटकल में एक किले का निर्माण कराया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भटकल में किले का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, अल्बुकर्क ने। जी, किले का नाम भी भटकल किला है। ठीक, वैसे तो किले का नाम जो होता है वहां के क्षेत्र के नाम से ही रख दिया जाता है। ठीक है जी, जैसे कोचीन का किला, कन्नूर का किला, ठीक है जी, गोवा का किला, उसी के नाम से। और ये जो किले हैं, मैंने आपको बताया कि ये व्यापारिक केंद्र हैं। ठीक है जी, गोदाम टाइप के होते हैं जी। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा जी। लाल किला, तो वो लाल पत्थर से बना है, इसलिए उसका नाम लाल किला रख दिया गया है। ठीक है जी, लाल पत्थर जी। हाँ जी, शायद मुझे लग रहा है टिकट लगता होगा अंदर जाने का, मैं तो नहीं गया जी कभी। अच्छा, क्या चीज जी। और जी हाँ, एक बात और इसकी विशेषता, कि अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था। सती प्रथा समझते हैं ना आप, जब महिलाओं के पति मर जाते थे तो महिलाओं को आग में सती होने के लिए छोड़ दिया जाता था। जिंदा हो, देखो जी मैं आपको बताता हूं कि इसका एक उदाहरण, अगर आप एनसीईआरटी, आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हैं कभी, शायद मुझे लगता है कि 7वीं या 8वीं क्लास की ही एनसीईआरटी में है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, उसमें एक लास्ट एक पेज में, एक राइट साइड में एक कॉलम में एक चीज दी गई है जी।
ठीक है जी। बर्नी ने यह बात लिखी है, बर्नी ने प्रत्यक्ष रूप से देखा चीजों को, तो उसने लिखा कि महिलाओं को जब वो आग में नहीं जल रही होती थी, मतलब कि वो मना करती थी, तो उसको पकड़ कर ले जाते थे कई लोग और फिर उसको रस्सियों से बांध देते थे उस चिता पर। हाँ जी, पति की चिता पर बांध देते थे और उसकी आवाज ना आए तो उसके मुंह को बंद कर दिया जाता था। ठीक है जी, तो सोचिए कितने निर्दयी लोग रहे होंगे। ठीक है, आज कह के दिखाइए। मुझे लगता है जी ये अत्याचार हुआ है, ज्यादा ही अत्याचार हुआ है, तभी कलयुग आया है, इनका कहना सही है। ठीक है जी, तो लिख लीजिएगा, अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था। हाँ जी, क्या जी? 12वीं क्लास में? हाँ जी, 12वीं, शायद उससे पहले वाली में भी होगा जी, 12वीं क्लास में भी हो सकता है, होगा, जहां तक मुझे याद है। मैंने पहले वाली में भी पढ़ा है जी ये। ठीक है जी, उसके बाद के जो वायसराय हैं, आपको बीच के वायसराय नहीं पढ़ने हैं। ठीक है जी, आपको पढ़ना है एक नए वायसराय का नाम, जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। मुझे लग रहा है आप लोग पहली बार ही पढ़ रहे हैं जी सब चीज। तो जी ऐसे ऐसे नाम तो आपको मिलते ही रहेंगे जी फिर जी। नीनो डी कुन्हा। ठीक है जी, इनका जो कार्यकाल है वो है 1529 से लेकर 1538 तक का। ठीक है जी। जी तीसरा नहीं है ये, तो उससे बाद का है, नीनो डी कुन्हा। ठीक है जी, वायसराय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है जी, तो जैसे कि मैंने कहा था आपको कि गोवा को किसने छीना था जी? अल्बुकर्क ने। कब छीना था? 1500 1510 में। उससे पहले उन्होंने 1509 में कोचीन को अपना मुख्यालय बना लिया था। ठीक है जी, ये व्यक्ति जो नीनो डी कुन्हा है, ये व्यक्ति कोचीन के स्थान पर गोवा को अपना मुख्यालय बना लेते हैं। ठीक है जी, इसलिए ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, वरना बीच वाले का वायसराय का किसी का नाम नहीं आया है। ठीक है जी, तो एग्जामिनर भी उसी चीज पर पूछता है जहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो लिख लीजिएगा 1530 में नीनो डी कुन्हा ने कुन्हा छोट कुन्हाओं पे तो छोटू की मात्रा आनी चाहिए थी। नीनो डी कुन्हा पर क्या लिख रहे थे जी? कुन्हा ने कोचीन के स्थान पर गोवा को अपना मुख्यालय बनाया। गोवा को अपना मुख्यालय बनाया और इस प्रकार गोवा पुर्तगाली राज्य का, पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया। पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया। ठीक है जी, ठीक है जी। जी जी, मेल है सब। ठीक है, पुरुष ही हैं सभी। ठीक है जी, हाँ जी, स्त्रीलिंग नहीं है जी। और जी ये व्यक्ति जो था नीनो डी कुन्हा था, इसने जो आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाले, ठीक है जी, ये जो क्षेत्र है यहां पर एक बेसिन का क्षेत्र है और दमन और दीव भी यहीं पर है। ठीक है जी, वहां पर भी अधिकार कर लिया था जी इस व्यक्ति ने। और ऐसा कहा जाता है कि इनके साथ एक संघर्ष हुआ था। उस वक्त जो क्या कहते हैं गुजरात के जो शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह। ठीक है जी, तो उसके साथ संघर्ष हुआ पुर्तगालियों का, और बहादुर शाह जो थे वो क्या कहते हैं समुद्र में डूब कर मर गए जी, गिर गए थे। ठीक है, तैरना नहीं आता होगा। ठीक है जी,
तो उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, डूब गए थे। ठीक है जी, तो आप एक पॉइंट और लिखिएगा। अल्बुकर्क जी नहीं, कुन्हा ने 1534 में 1534 में बेसिन के क्षेत्र पर, बेसिन के क्षेत्र पर, और 1535 में दीव पर। ठीक है जी, दीव पर, दमन दीव है ना जी, दीव पर, दीव पर अधिकार कर लिया। परंतु गुजरात के शासक, गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ, परंतु गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ उनका युद्ध हुआ। जिसमें बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गए। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को जी? हाँ जी, अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये पुर्तगाली लोग जो हैं, ठीक है जी, ये इन लोगों ने एक कार्टेज पद्धति चलाई थी। क्या चलाई थी? कार्टेज अरमेड़ा पद्धति कहते हैं उसको। उसके तहत क्या होता था कि अगर समुद्र में किसी दूसरे शक्ति को व्यापार करने के लिए जाना है या समुद्र में अपना जहाज भी उतारना है, तो उसको परमिट लेना पड़ता था जी। जैसे आज आप किसी टोल टैक्स पर जाते हैं तो आपको एक, हाँ जी, पर्ची कटती है ना आपकी, कि इससे आगे आप तभी जाएंगे, पहले यहां तक का टैक्स दे दीजिए हमें। ठीक है जी, क्योंकि आपको रोड का यूज करना है, तो आपके लिए एक परमिट जारी कर दिया जाता है कि आपने ये रोड का यूज किया है और आप इससे आगे जा सकते हैं। तो उसी तरीके से ये एक परमिट जारी करते थे जिसको बोलते थे कार्टेज पद्धति। उस पद्धति के तहत यह होता था कि अगर किसी व्यक्ति ने वो परमिट लिया तो आपको समुद्र में कोई टच नहीं करेगा जी, कोई भी व्यक्ति टच नहीं करेगा, कोई दूसरी शक्ति हाथ भी नहीं लगा सकती। लेकिन अगर आपने परमिट नहीं लिया तो आपके पानी के जहाजों को समुद्र में डुबा दिया जाएगा। हाँ जी, वो गोले देखे बड़े बड़े, वो छोड़ दिए जाते थे। हाँ जी, उसी से अगर मान लीजिए पानी का जहाज है और उसमें एक गोला गिर जाए, ठीक है जी, और वो फट जाए, तो पानी सारा वो खुद पे खुद ही भर जाएगा उसमें। ठीक है जी, एक ही गोला सही जगह पर लगना काफी है। ठीक है जी, और फिर वो मरम्मत हो भी नहीं पाती इतनी जल्दी। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, पॉइंट लिखिएगा जी। क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी, कोशिश तो पूरी करते थे, लेकिन वो जब चारों साइड से घिर जाते थे तो फिर व्यवस्थाएं बेकार हो जाती। लिखिए, पुर्तगालियों ने, जी नया पॉइंट है, ठीक है जी, ये पुर्तगालियों के लिए है। पुर्तगालियों ने कार्टेज पद्धति, ऐसे लिखिए जी, कार्टेज, हाँ जी, कार्टेज, कार्टेज वो गेर उसमें गेरते हैं ना प्रिंटर में, हाँ जी, कार्टेज पद्धति ब्रैकेट में कर लीजिएगा परमिट, कार्टेज पद्धति शुरू की जिसके तहत कोई भी भारतीय, जिसके तहत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना परमिट के, बिना परमिट के अरब सागर में नहीं जा सकता था। ठीक है जी,
वैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो कार्टेज पद्धति है ये तो परमिट के लिए होती थी, इस और एक होती थी काफिला व्यवस्था। काफिला समझते हैं जी आप? क्या मतलब होता है जी काफिला का? हाँ जी, वही लोग, वो सुरक्षा देने के लिए जो लोग हैं, ठीक है जी, तो उसी को बोला जाता है काफिला। देखो जी, ये पूरी पद्धति का नाम जो है कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति है, पूरी पद्धति का नाम, ठीक है जी। तो कार्टेज का मीनिंग समझ गए आप, एक होती है जी काफिला व्यवस्था, ठीक है जी। तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति परमिट लेता था, कार्टेज लिया पुर्तगालियों से, तो ये लोग क्या करते थे, कोई भी व्यक्ति उसके जहाज पर हमला ना कर सके तो उसको सुरक्षा देने के लिए अपने 4 जहाज उनके साथ चलते थे। हाँ जी, सुरक्षा दी जाती थी ताकि कोई भी व्यक्ति हमला ना कर सके, उनके जहाजों को ना लूट सके, ठीक है जी। तो इसीलिए इन्होंने एक पद्धति चलाई थी, इसको बोलते थे कार्टेज और इसके बोलते थे काफिला व्यवस्था, ठीक है जी। तो एक पॉइंट और लिखिएगा, चाहे इसी में लिख लीजिए, काफिला व्यवस्था के अंतर्गत, काफिला व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारियों के जहाजों को सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा देने के लिए पुर्तगाली जहाज साथ साथ चलते थे। ठीक है जी, कोई दिक्कत जी? समझ में आई? कार्टेज पद्धति और काफिला पद्धति, ठीक है जी। हो सकता है पेपर में दोनों इकट्ठी करके आ जाए, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। वैसे तो मैं आपको बताऊं, पुर्तगाली लोग इसी पद्धति के तहत अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे, कहते जी हम स्वामी हैं यहाँ के। हाँ जी, ये अरब सागर के स्वामी मानते थे खुद को, ठीक है जी। तो एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, पुर्तगाली स्वयं को सागर के स्वामी कहते थे। ठीक है जी, ठीक है जी। अब जी पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या चीजें सिखाई हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज जो है, पुर्तगालियों ने ही भारत में, गोवा में 1556 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की है जी। प्रिंटिंग प्रेस तो समझते हैं ना जी आप? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की है जी। कब की थी जी? 1556 में। कहां पर की है? गोवा में, याद रखिएगा, लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। ठीक है जी। और 1560 में गोवा में ही ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। वैसे तो जी मैं आपको बता दूं कि जो इनके वायसराय रहे हैं 1542 में, मार्टिन डिसूजा, मार्टिन डिसूजा के साथ एक ईसाई संत भारत आए थे, ठीक है जी, के साथ ईसाई संत जिनका नाम था
ईसाई संत जेवियर भारत आए थे, बस इतना याद रखिएगा, जेवियर भारत आए थे। ठीक है जी। तो ईसाई संत का नाम क्या है? जेवियर। किसके समय आए थे? मार्टिन डिसूजा के साथ भारत आए थे। 1542 में ये पुर्तगाल के वायसराय हुआ करते थे यहाँ के। ठीक है जी। ठीक है जी। और तो और पुर्तगालियों ने भारत को तंबाकू की खेती, आलू की खेती, मक्का की खेती सब सिखाई है जी। ठीक है जी। वैसे मैं आपको बता दूं ये मध्य अमेरिका में हुआ करती थी। ठीक है जी। लेकिन इन्होंने इनको भी सिखा दी है। ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, पुर्तगालियों ने भारत में आलू, तंबाकू और मक्का की खेती, आलू, तंबाकू और मक्का की खेती प्रारंभ की। ठीक है जी। आलू, तंबाकू, मक्का, क्या बता रहे हैं जी? कुकड़ी, हाँ जी। मक्का की खेती प्रारंभ की। ठीक है जी। वैसे मैं आपको बता दूं पुर्तगालियों ने भारत को अनानास, लीची, ये सब चीजें, ये सब भी इन्हीं के द्वारा भारत लाई गई हैं। तो एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, पुर्तगालियों द्वारा अनानास, पपीता, पपीता भी इन्होंने ही हमें दिया है जी। ये लेके आए मध्य एशिया के क्षेत्रों से। ठीक है जी। पपीता, बादाम, अनानास, काजू, शकरकंद, हाँ जी, लीची और संतरा। बादाम लिखवा दिए जी हमने, ड्राई फ्रूट्स तो लिखवा दिए हमने सारे। ठीक है जी। अखरोट जी नहीं जी, अखरोट बस जी। बादाम इलायची हैं। ठीक है जी। क्या लिखा है जी हमने शुरू में? क्या लिखाया था? पुर्तगालियों ने भारत को, हाँ, पुर्तगाली द्वारा भारत को, हाँ, सक्रिय। हाँ जी, सेब वगैरह नहीं है। अ, दिया, ऐसे लिख लीजिए बस। हाँ, मतलब दिया, इन तक पहुंचाया, इन तक। ठीक है जी। ठीक है जी। और वैसे तो मैं आपको बता दूं जी एक और विशेषता जो आपके किताबों के लिए, मतलब कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब ये पुर्तगाली लोग भारत आए तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है जी। उसी के साथ साथ यहाँ पर आकर इन्होंने क्या कहते हैं, चर्च की भी स्थापना की है जी। ठीक है जी। चर्च भी बनाए। तो गोवा में ही इन्होंने पहला चर्च बनाया था। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं जो चर्च इन्होंने बनाए हैं वो जो है शैली जिसको हम बोलते हैं उसको गोथिक शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडो गोथिक शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो पुर्तगाल में जो जिस तरीके की व्यवस्थाएं चलती थी, आर्किटेक्ट चलता था, उसी तरीके की व्यवस्था इन्होंने यहां पर लागू की, लेकिन उसमें कुछ भारतीय तत्व भी शामिल कर दिए जिसको हम स्थापत्य कला बोलते हैं ना जी, स्थापत्य कला। ठीक है जी। तो स्थापत्य कला में भारत के भी और पुर्तगाल के भी चीजों को शामिल किया गया है। ठीक है जी। जब हम कभी स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जैसे आप पुराने महलों को देखते हैं तो वो गुंबद के आकार के हैं। ठीक है जी। इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है जी। तो वो क्यों इस तरीके के बने हैं? फिर बाद में आप देखते हैं जब ब्रिटिश सरकार यहां पर आती है तो वो फ्लैट बनाने लगी है। ठीक है जी। सीधी तरीके के बहुत सारे कमरे बना देती है, उसके ऊपर लेंटर डाल के उसके ऊपर फिर एक दो और बना देती है। लेकिन आप देखेंगे मुगल काल में ऐसा नहीं मिलता है। मुगल काल में जो घर हैं, जो उनके महल हैं, वो गुंबद शैली में बने हुए हैं।
हाँ जी, ताजमहल का एग्जाम्पल ले लीजिए, हुमायूं का मकबरा ले लीजिए, ठीक, लाल किला ले लीजिए, उसके अलावा आप क्या कहते हैं जी, कौन सा? नहीं जी ठीक है जी। तो ये जो चीजें हैं इसमें भी आप लिख लीजिए, पुर्तगालियों ने भारत में, पुर्तगालियों ने भारत में गोवा में पहले चर्च की स्थापना की, पहले चर्च की स्थापना की, साथ ही स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला में इंडो गोथिक शैली का, इंडो गोथिक शैली इसको लिख लीजिएगा, इंडो मतलब भारतीय, गोथिक मतलब पुर्तगाल की, इंडो गोथिक शैली का प्रयोग किया। ये लिखा हुआ जी, उससे क्यों पूछ रहे हैं जी, यहां लिख दिया देखो, मुझे पता है आप लोग कहां दिक्कत करेंगे तो यहां मैं लिख देता हूं पहले, ठीक है जी, इंडो गोथिक शैली का प्रयोग किया, ठीक है जी। और इसी के साथ आपके पुर्तगाली आ गए हैं, उन्होंने कंपनियों की स्थापना कर ली है, ठीक है जी। अब जो आएंगे वो कौन से शासक होंगे, कौन सी शक्ति होगी? डच। तो अब हम पहुंच गए हैं कहां पर? डचों पर, ठीक है जी। तो भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन सी थी जी? डच थी जी। डचों के बारे में आइए जी अब जी। पुर्तगाली समाप्त हुए, ठीक है, पुर्तगाली समाप्त नहीं हुए जी, पुर्तगाली को आगमन जो था वो समाप्त हो गया है, ठीक है जी। हाँ जी। तो जी जब पुर्तगाली भारत आए, जैसे कि मैंने आपको ये मैप बनाया था अभी, ठीक है जी, ये बनाया था वैसे जी, ये तो चलो जी नया मैप बना लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। पुर्तगाली लोग यहां से आए हैं, ये तो आपको पता ही है, ये यूरोप का नक्शा है, ठीक है जी। तो यहां से यहां और यहां से यहां आते थे। लेकिन जी डच के लोग जो थे वो लोग यहां पर नहीं पहुंचे, ये भारत नहीं गए पहले, ये पहुंच गए इधर, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूं, ये लोग यहां से यहां आए और यहां से पहुंच गए इधर। इन्होंने एक नए क्षेत्र की खोज कर दी, इन्होंने ये सुमात्रा का जो क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया, सुमात्रा जावा बाली के जो क्षेत्र हैं वो सारे इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है जी। तो इन्होंने, एक व्यक्ति हुआ करते थे 1596 में, एक व्यक्ति आए हाउटमैन के नाम से, ठीक है जी, क्या नाम? हाउटमैन। हाँ जी, नाम ही हाउटमैन है इनका, नए नए नाम मिलते रहेंगे आपको, ठीक है जी। अंग्रेजों के नाम फिर भी आपको सही लगेंगे, ठीक है। हाँ जी, वैसे इनके एक दो इनाम आते हैं, ठीक है जी। तो हाउटमैन जब 1596 में भारत आना चाह रहे थे, मतलब कि व्यापार करने के लिए आना चाह रहे थे, तो ये व्यापार करने के लिए भारत नहीं रुके, ये पहुंचे सीधे इधर इंडोनेशिया की साइड, ठीक है जी। और यहीं पर ही इन्होंने सबसे पहले अपने कार्य को शुरू किया, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट लिखिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, डच लोग जो हैं ये हॉलैंड के निवासी हैं। हॉलैंड समझते हैं आप, जिसको हम नीदरलैंड बोलते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, लिखिए जी। लिखिए, भारत आने वाली दूसरे यूरोपीय शक्ति, भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगालियों के पश्चात, पुर्तगालियों के पश्चात डच थी। डच थी। डच लोग नीदरलैंड, और ब्रैकेट में कर लीजिएगा हॉलैंड, के मूल निवासी थे।
आराम से बोले जी। ठीक है जी। प्रथम डच यात्री हाउटमैन, प्रथम डच यात्री हाउटमैन भारत हाउटमैन 1596 में, 1596 में भारत के पूर्व में, भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा पहुंचे, और ब्रैकेट में कर लीजिएगा इंडोनेशिया। सुमात्रा, ये सुमात्रा आइलैंड है जी यहां पर, ठीक है जी, इंडोनेशिया का पार्ट है। सुमात्रा के ब्रैकेट में कर लीजिएगा इंडोनेशिया। ठीक है जी। ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जब क्या कहते हैं पुर्तगाली लोग आए तो उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की, ठीक है, उसी तरीके से इन लोगों ने भी अपनी कंपनियां स्थापित की। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, डचों ने 1602 में, 1602 में सूरत में, नहीं जी सूरत में नहीं जी, इन्होंने तो मुसलीपट्टनम में बनाई थी, क्योंकि ये इधर से है ना। हाँ जी, इधर से आएंगे तो इधर ही बना देंगे, मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम 1602 में मुसलीपट्टनम, और ब्रैकेट में कर लीजिएगा आंध्र प्रदेश जी। हाँ जी, पत्तनम बोलते हैं जिसको, पटनम बोल लीजिए, फिर एक टै लगाइए, पटनम। ठीक है जी। जी, बोला यही जाएगा, मुसली, क्या बताया जी, क्या लिखवा रहा था मैं। हाँ, में स्थापित की, सूरत काट दीजिएगा, सूरत नहीं है, वो तो अंग्रेजों ने बनाई थी सूरत में तो। कंपनी, कंपनी स्थापित की मुसलीपट्टनम में अपनी पहली कंपनी स्थापित की। ठीक है जी। तो याद रखिएगा मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। ठीक है। और उसके बाद 1616 में, उसके बाद 1616 में सूरत, और 1627 में पीपली, ब्रैकेट में कर लीजिएगा बंगाल, पीपली, पीपली, पीपली गांव, और ब्रैकेट में कर लीजिएगा बंगाल। 1627 में पीपली, ब्रैकेट में कर लीजिए बंगाल, में स्थापित की। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए डचों ने सबसे पहली फैक्ट्री बंगाल में कौन सी स्थापित की है, कौन सी आएगी, पीपली, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी। तो इस बारे में याद रखना है। अगर वो पूछेगा जी गुजरात में सबसे पहले कौन सी कंपनी स्थापित की, तो कौन सी है, सूरत वाली कंपनी जो है, सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, याद है आपको। हाँ जी, नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है जी। जी, हीरे की ही तरह नकाशी होती है जी वहां, हीरा, डायमंड सिटी हीरे का ही बोलते हैं जी। ठीक है जी। तो जी आज के लिए इतना ही, कल आपको, ठीक है जी, आज आप थोड़े आश्चर्यचकित हो रहे होंगे हैं, एक बार सबसे पूछ के आइए, ठीक है जी।